हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार कमेंट करके बता देंगे। हाँ जी मैम, विजिबल हो, ऑडिबल हो। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए प्रोनाउंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउंस की जो बेसिक क्लास थी वो हमने पार्ट 1 में की थी। आज हम प्रोनाउंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार आते हैं। तो समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स पे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को दैट का यूज बताया था। याद है सभी को कि दैट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जहां हम हु यूज कर रहे हैं वहां भी हम दैट को यूज कर सकते हैं, और जहां हम विच यूज कर रहे हैं वहां भी हम दैट को यूज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ दैट ही यूज हो सकता है। अगर वहां पे आपको सेंटेंस में हु लिखा हुआ है तो वो गलत है। अगर आपको वहां सेंटेंस में विच लिखा हुआ है तो वो गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए हैं। अब वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जहां पे दैट ही यूज हो सकता है? पहला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल फास्टेस्ट। तो अगर आपको सेंटेंस मिला है ही इज द फास्टेस्ट रनर हु आई नो, तो ये हु गलत है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तब हम वहां पे क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब मैम कॉन्सेप्ट भी बता दो, क्योंकि ग्रामर ग्रंथ में तो आप हर चीज के पीछे की लॉजिक बताते हो। तो यहाँ पे हम दैट क्यों यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सब में सबसे अच्छा। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सब में सबसे अच्छा। तो वो सब एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो सब नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, वो सब लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो ग्रामेरियंस ने क्या सोचा, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि लिविंग थिंग है या एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है या ये है या वो है, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हु और विच का कॉन्सेप्ट ही हटा दो। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओ? सिर्फ और सिर्फ दैट लगाओ सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ऐसे ही समथिंग में समझ नहीं आता इंसान की बात हो रही है या चीज की बात हो रही है या एनिमल की बात हो रही है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, एनी, द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, नो, मच, नन, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप सिर्फ और सिर्फ दैट लगा सकते हो, उनके साथ हु या विच नहीं लगा सकते। देयर इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। समथिंग आ गया तो हु नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता, दैट है। शी फाउंड नथिंग दैट इंटरेस्टेड हर एट द स्टोर। उसे कुछ नहीं मिला जिसकी की वजह से उसका इंटरेस्ट डेवलप होता। क्या लगाया? दैट लगाया। दिस इज द सेम मैन, ये वही इंसान है। दैट केम टू द पार्टी लास्ट नाइट। तो क्या लगाया? क्लियर सभी को कॉन्सेप्ट नंबर 1? चल अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इनफैक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट तो पिछले वाली थ्योरी का एडिशनल कॉन्सेप्ट था। आज के कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस से क्या मतलब है समझ लेते हैं। हमारे 3 तरह के प्रोनाउंस थे जो हमने पढ़े थे। पहला था फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, दूसरा था सेकेंड पर्सन और तीसरा था थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या था? फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोलता है, जो स्पीकर होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है या फिर वी आता है। सेकेंड पर्सन होता है जो सुनता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है।
थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, इसको पैसिव या पैसिव ना बोल के इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो क्या है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो उसको हम टॉपिक बोल सकते हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके बारे में बात हो रही है। इसमें कौन आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है और दे हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या कहता है कि जब भी आप बात करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो सबसे पहले उसका नाम बोलोगे या उसके बारे में बात करोगे। जिससे बात करो सबसे पहले उसका नाम, सही बात है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे पहले आपका नाम लेना चाहिए मुझे, तो सही बात है। तो सबसे पहले किसका नाम लोगे, किसके बारे में बात करोगे या किसका प्रोनाउन यूज करोगे, सेकेंड पर्सन का। फिर जिसके टॉपिक पे बात कर रहे हो उसका, उसके बारे में बोलो और लास्ट में अपने बारे में बोलो। इसका मतलब सीक्वेंस क्या फॉलो करना होता है, जब भी आप कोई बात कर रहे होते हो, तो जब भी आप कोई टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा सीक्वेंस फॉलो करो 2 3 एंड 1। इसका मतलब क्या है, यू सबसे पहले, उसके बाद ही और उसके बाद आई। तो यू, ही एंड आई, इस तरीके से यूज करो। कोई परेशानी किसी को भी? तो जब भी हम बात कर रहे हैं या कुछ भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन, 2 3 एंड 1। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे से ट्विस्ट है। ग्रामेरियंस हैं भाई, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो उन्होंने बोला चलो ये तो सही है, लेकिन ना इंग्लिश को ना थोड़ी सी एथिकल लैंग्वेज बनाते हैं। एथिकल लैंग्वेज बनाने का क्या मतलब है यार, इंग्लिश ना बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमेशा क्या करो, जब भी किसी गलती की बात करो ना, कोई मिस्टेक की बात करो या रॉन्ग डूइंग की बात करो, तो इंसान बन जाओ, जानवर मत बनो कि सामने वाले की गलती पहले दिखाओ, नहीं, सबसे पहले अपनी गलती मानो। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की गलती सबसे पहले मानो, फिर सामने वाले की गलती मानो, जो बेचारा वहां पे है ही नहीं उसकी गलती तो सबसे लास्ट में मानो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की गलती मानो, फिर सामने वाले की गलती मानो और फिर जो बेचारा इंसान वहां है ही नहीं उसकी गलती मानो। मतलब आई, यू एंड ही। मतलब इस केस में क्या सीक्वेंस फॉलो करो, 1 2 एंड 3। जबकि रियल लाइफ में लोग उल्टा करते हैं, जो नहीं होता सबसे पहले उसकी गलती बोलते हैं, फिर बोलते हैं तुम्हारी और लास्ट में अपनी मानते हैं। नहीं, इंग्लिश ग्रामेरियंस ने क्या बोला, ग्रामेरियंस ने बोला नहीं ये बात सही नहीं है, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। सबसे पहले मेरी गलती है, फिर तेरी, और जो बेचारा वहां पे है ही नहीं उसकी गलती सबसे लास्ट में। कोई परेशानी 1 2 3 के ऑर्डर में? चलो अब जब ये बातें सारी हो रही थी तो बात आई तब क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा लोग एक साथ आ जाए। तो ये सब जब डिस्कशंस हो रहे थे तो ग्रामेरियंस के दिमाग की बत्ती थोड़ी सी और जली और उनको लगा कि यार सेकंड थर्ड फर्स्ट हो गया, लेकिन मानो मैं और तुम साथ में खड़े हैं और मैं हम दोनों को वी बोल रहा हूं, तो वी के केस में क्या होगा, या फिर मैं उन सबको दे बोल रहा हूं। तो उन्होंने बोला ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। जब भी प्लूरल की बात होगी ना, एक साथ बहुत सारे लोगों की बात होगी, तो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करो 1 2 3 का, उसमें कंफ्यूजन मत करो। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या बना, 1 2 3 को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे के सारे रूल्स उन्होंने बनाए मिलके, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट को बोला ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। कोई परेशानी किसी को? यस, चलो तो अब एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। बताओ इसमें क्या घोटाला है। फर्स्ट वाला देखो, शी एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसको और तुम पे इल्जाम लगेगा इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए। किस चीज की बात हो रही है, नेगेटिव टोन की बात हो रही है, किसी चीज के इल्जाम लगाने की बात हो रही है, मतलब किसी रॉन्ग डूइंग की बात हो रही है। अभी मैम आपने बताया था कि जब भी रॉन्ग डूइंग की बात हो, कि नेगेटिव टोन की बात हो, तो ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, 1 2 एंड 3। मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकेंड पर्सन बाद में आता है, थर्ड पर्सन उसके बाद में आता है। फर्स्ट पर्सन तो यहाँ है ही नहीं, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन पहले आएगा और उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। तो ये क्या हो गया, यू एंड शी आर टू ब्लेम फॉर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। चलो अगला, यू एंड आई वर अनएबल टू रीच अ कंसेंसस ऑन द मैटर। हम दोनों जो है एक मैटर पे सेम बात पे नहीं आ पाए। नॉर्मल सी बात हो रही है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, किसी की कोई गलती की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ऑर्डर क्या फॉलो होगा,
2, 3 एंड 1 कि हम दोनों मैटर पे क्या नहीं पहुंच पा रहे, हम दोनों मैटर पे कंसेंसस नहीं बना पा रहे, मतलब हम दोनों के जो ओपिनियन है उस मैटर को लेके वो मैच नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा, यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, मीन्स दिस इज करेक्ट। कोई परेशानी किसी को? तो इसमें गलती नहीं थी। कहीं पे भी कोई छोटा से छोटा भी डाउट हो तो प्लीज पूछते हुए चलना, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, सेकेंड बार रिपीट करूं, तुम और मैं जो है एक ही बात पे नहीं आ पा रहे। तो तुम और मैं जो है एक ही बात पे नहीं आ पा रहे। एक सेकेंड इसमें शायद हमने कुछ गड़बड़ करी है। तुम और मैं एक ही बात पे नहीं आ पा रहे, तुम कुछ और कह रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव ही है, नहीं पॉजिटिव नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन है तो नेगेटिव ही ना। टोन भी चेक करते हैं, वी ऑल्सो चेक द टोन ऑल्सो, तो टोन तो नेगेटिव ही है। नेगेटिव टोन है तो वही वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 1, 2 एंड 3 वाला, दैट मीन्स आई एंड यू। चलो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके मुझे बताना तब ये सही होता क्या, यू एंड आई हैव रीच्ड अ कंसेंसस, यू एंड आई हैव रीच्ड अ कंसेंसस। तुम और मैं एक बात पे आ गए हैं। अब टोन पॉजिटिव हो गई है, अब टोन पॉजिटिव हो गई है, तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या फॉलो होगा, 2, 3 एंड 1। अब ये सही है, ये गलत था, ये सही था। यस, कोई परेशानी किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 से इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं ना कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है जब भी हमारी बीई की वर्ब होती है। मैम बीई की वर्ब क्या होती है पहले ये समझाओ। बीई की वर्ब होती है जब भी हम इज, एम, आर, वॉज और वर को यूज करते हैं। किसको, इज, एम, आर, वॉज और वर्ब को किसकी तरह यूज करते हैं, हम इनको यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह। कैसे यूज करते हैं इसको, मेन वर्ब की तरह, मतलब कोई और एक्शन नहीं होता, यही हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज रोहित, तो ये जो इज है यहाँ पे इकलौती वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीई की वर्ब। क्या ये बात सभी को समझ में आई? शी वॉज एन आर्टिस्ट, तो एक ही वर्ब है, यही है, यही मेन वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीई की वर्ब। बीई की वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस वाले केस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस वाले केस में। तो ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं इज, एम, आर, और ये सारी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। ये क्या दिखाती है, ये स्टेट दिखाती है कि कौन क्या है। ये कोई एक्शन नहीं दिखाती कि क्या एक्शन हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या शो की जाती है, स्टेट शो की जाती है कि कौन क्या है। चलो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी बीई की वर्ब होती है तो होता क्या है, बीई की वर्ब के केस में अगर वो सेंटेंस बीई की वर्ब से हो रहा है, उसके बाद कुछ आ रहा है प्रोनाउन, तो वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में आता है। समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज मी हु वेंट देयर, इट इज मी हु वेंट देयर। अब ये जो सेंटेंस है ये गलत है। इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि ये जो इज था ये क्या था, बीई की वर्ब था, तो बीई की वर्ब के आगे हमेशा प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव केस में आता है, दैट मीन्स इट इज आई आएगा, इट इज आई हु वेंट देयर।
इसको अगर दूसरी तरीके से समझें, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट की तरह नहीं समझना चाहते, आप इसको दूसरी तरीके से समझना चाहते हो, दूसरी तरीके का एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि ये जो वेंट है ना, ये वर्ब है इसकी। ये तो सिर्फ ऐसे ही वर्ब थी सेंटेंस को बनाने के लिए, इसका कोई रोल नहीं था, रोल इस वर्ब का था, वेंट का। और हमने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा वो अपने सब्जेक्टिव केस में आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज आई हु वेंट देयर। इट इज मी क्या हो गया, इट इज मी गलत हो गया। इट इज हिम हु कंप्लीटेड द टास्क। बताओ सही है या गलत है? गलत है। इट इज हिम हु कंप्लीटेड द टास्क नहीं आएगा, क्या आएगा, इट इज ही हु कंप्लीटेड द टास्क, या इट वॉज ही हु कंप्लीटेड द टास्क। तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आप यूज करोगे जब भी उससे पहले बी की वर्ब हो और उसके बाद उसकी मेन वर्ब। तो बताओ इन तीनों सेंटेंसेस को ठीक करेंगे सभी लोग? अगर ये नहीं होगी ना तो यहां पे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। सब्जेक्टिव केस इस वर्ब की वजह से भी आ रहा है, तो ये भी आगे होनी चाहिए। तो इट इज ही हु डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर द अचीवमेंट, ये है जिसको अचीवमेंट के लिए प्रेज करना चाहिए। इट इज दे हु ऑर्गेनाइज द इवेंट, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इट इज दे। इट वॉज वी, वो हम थे जिन्होंने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट किया। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 सभी को क्लियर है? तो मतलब इस बीई वर्ब का कोई रोल नहीं है, मेन रोल इसी वर्ब का है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे क्या आया, सब्जेक्टिव केस आया। चलो अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 कैसा आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3 किसका है देख लेते हैं। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस। इट वॉज देम, इट वॉज दे। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस, ये सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोनाउंस के, बट एग्जामिनेशन में आपको यही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बार बार। तो अगर आप नोट भी करते हुए चल रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको ना एक पेपर में ही आप छोटा सा सारे प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट एक जगह नोट कर लो। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस क्या कहता है, ये कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि मुझे आप लोगों से ज्यादा डेयरी मिल्क पसंद है, ये मैंने सेंटेंस सही बोला या गलत बोला? कि मुझे आप लोगों से ज्यादा डेयरी मिल्क पसंद है, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इंसानों का चॉकलेट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मतलब जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम सेम चीज का कंपैरिजन करते हैं। यही कॉन्सेप्ट प्रोनाउंस में भी लगता है कि अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करो। मतलब अगर सब्जेक्टिव केस में आई है, वी है, यू है, तो कंपैरिजन के टाइम पे भी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होना चाहिए। और अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस का कर रहे हो तो उस तरफ भी ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए। बट मैं, मेरी मम्मी तो मुझे जानवर से कंपेयर कर देती है, वो उनका प्यार है बेटा आपके लिए, उसको माइंड मत किया करो। तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है, मतलब मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का कंपैरिजन इनके साथ होगा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ करो, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ करो, अलग अलग मत करो। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। शी इज एज टैलेंटेड, वो उतनी ही टैलेंटेड है जितने वो टैलेंटेड है। वो उतनी ही टैलेंटेड है जितने वो टैलेंटेड है। तो शी का कंपैरिजन हो रहा है।
तो बताओ शी का कंपैरिजन किसके साथ होता है? शी का कंपैरिजन इस वाली कैटेगरी के साथ हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते वहां पे। मतलब शी का कंपैरिजन किसके साथ होगा? दे के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे। इसमें एक छुपा हुआ आर भी, आप आर भी ऐड कर सकते हो, एज दे आर इन आर्ट। आर को हटा भी सकते हो क्योंकि शी इज है, तो दे आर होगा। आर को बहुत लोग हटा भी देते हैं, इसको बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन मीन्स आता है बट हटा देते हैं, छुपा देते हैं। चलो, वी आर क्लोजर फ्रेंड्स देन, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्या होगा? वी का कंपैरिजन हो रहा है, तो वी का कंपैरिजन किसके साथ होगा? देन ही एंड शी के साथ। आर भी लगा सकते हो, ही एंड शी आर, क्योंकि ही और शी दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो आर भी लग जाएगा। आर हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों ही सही होते हैं। तो जब भी कंपैरिजन करो, सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ करो, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ करो। कोई परेशानी? अब एक बड़ी परेशानी आती है। एक परेशानी क्या आती है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रिस्पेक्टेड हिम मोर देन डैश। अब मैंने आपसे पूछा कि यहां पे क्या आएगा। ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना ये, कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर देगा। मैंने आपको यहां पे 3 ऑप्शंस दिए, शी, हर, 4 दे दिए, हर्स, बोथ, शी एंड हर। आपको बताना है क्या आंसर होगा। आई रिस्पेक्टेड हिम, पहले मैंने यहां पे शी लगाया, मान लिया मैंने एक बार को कि यहां पे मैंने शी लगाया, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ होता है, मतलब आई और शी का कंपैरिजन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे शी लगाया, तो अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है। इसका मतलब किसका कंपैरिजन हो रहा है? आई और शी का कंपैरिजन हो रहा है। मैं जरा साइलेंट कर लूं। आई और शी का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आई और शी का कंपैरिजन हो रहा है, मैं भी उसको रिस्पेक्ट करती हूं, वो भी उसको रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट ज्यादा करती हूं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि मैं भी उसको रिस्पेक्ट करती थी, वो भी उसको रिस्पेक्ट करती थी, बट मैं ज्यादा करती थी। इसको आप ऐसे भी कर, सेंटेंस को पूरा भी कर सकते हो, आई रिस्पेक्टेड हिम मोर देन शी रिस्पेक्टेड हिम। जितना रिस्पेक्ट वो करती थी, उससे ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करती हूं उसको, या मैं रिस्पेक्ट करती थी उसको। तो शी तो सही हो गया। चलो, अब मैंने क्या किया, एक बार हर और लगा के देखा, क्या हर भी सही है? चलो, मैंने हर लगाया। अब हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, तो इसका मतलब इसका कंपैरिजन अब हिम के साथ होगा। तो अब हिम और हर में कंपैरिजन हो रहा है, तो सेंटेंस का मतलब क्या निकला? सेंटेंस का मतलब निकला कि मैं उसको भी रिस्पेक्ट करती हूं, मैं इसको भी रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन मैं इन दोनों के कंपैरिजन में इसको रिस्पेक्ट ज्यादा करती हूं। क्या पहले मुझे बताओ, कुछ कुछ समझ में आया कि शी और हर लगा के सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही बदल गया। फर्स्ट में जब शी लगाया तो रिस्पेक्ट करने वाले 2 लोग थे, आई और शी, जो हिम को रिस्पेक्ट कर रहे थे। जब मैंने वहां हर लगाया तो सिर्फ आई थे जो रिस्पेक्ट कर रही थी हिम और हर 2 लोगों। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, लेकिन सही दोनों थे। शी भी सही था, हर भी सही था। हर्ष तो गलत था, हर्ष तो हक दिखाता है, यहां पे किसी हक की बात तो हो ही नहीं रही थी, कोई पोजेशन की बात तो हो ही नहीं रही थी। तो आंसर वॉज डी, बोथ शी एंड हर। कोई परेशानी? चलो, एक एग्जांपल से और समझते हैं। पहले मुझे इन दोनों को सही करके दो, इन दोनों सेंटेंसेस को सही करेंगे सभी लोग।
द कमिटी सिलेक्टेड हर रादर देन, चलो कमिटी ने उसको सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया। कमिटी ने, कंपैरिजन किसका हो रहा है, दो लोगों का हो रहा है, सिलेक्ट उसको किया, उनको नहीं किया। तो ये हर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब क्या आएगा, देम आएगा। द कमिटी सिलेक्टेड हर रादर देन देम। दे हायर्ड हर, उन्होंने उसको हायर किया, उसको नहीं किया, तो हर और हिम का कंपैरिजन होगा, दे हायर्ड हर रादर देन हिम। तो सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल कंपैरिजन का है। बस ये कॉन्सेप्ट है, कंपेयर करते समय सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। एक बच्चे का डाउट है, मैम ही इज टॉलर देन क्या आएगा, बता दो मुझे, आप ही लोग बता दो। ही इज टॉलर देन, बताओ आई लिखूं या मी लिखूं। ही का कंपैरिजन हो रहा है, तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ होगा, ही इज टॉलर देन आई। इस सेंटेंस को और कंप्लीट भी कर सकते हो, देन आई एम। मी नहीं आ सकता, तो अगर आपने बचपन में पढ़ा ही इज टॉलर देन मी, बिल्कुल ही गलत पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अभी पता है ये सारे कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी हम इनको प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन, सो डोंट वरी, अगर आप भूल भी जाओगे ना तो क्वेश्चंस करते करते आपको याद दिलवा दूंगी, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिएगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, याद है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही मार लिया, सुसाइड कर लिया। ही किल्ड ही, तो सब्जेक्ट ने अपने ऊपर ही एक्शन किया, तो ये हिमसेल्फ क्या था, ये हिमसेल्फ था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हिमसेल्फ और क्या था, किसको मारा, अपने आप को मारा, तो कहने से इस किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट भी था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपने आगे ऑब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है, जो बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर सकती। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी होता है। आप बिना ऑब्जेक्ट लगाए उन वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते। उस तरह की वर्ब्स को क्या बोलते हैं, उस तरह की वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको अभी हम जब वर्ब्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में और पढ़ेंगे। अब बात आती है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये जितनी भी वर्ब्स है ना ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, मतलब इनके आगे ऑब्जेक्ट का लगाना जरूरी है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इंजॉयड द पार्टी। बताओ मुझे सेंटेंस सही है या गलत है। ही इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को इंजॉय किया। इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिया पार्टी, उसने क्या इंजॉय किया, पार्टी इंजॉय किया, बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे गलत कह रहे हैं उनके बेसिक्स बहुत वीक है, उन्होंने रट्टा मार लिया है कि इंजॉय के आगे हिमसेल्फ आता है। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए ग्रामर ग्रंथ कोर्स है बेटा, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ही इंजॉयड द पार्टी, उसने क्या इंजॉय की, उसने पार्टी इंजॉय की, बिल्कुल सही है। ये वर्ब था, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट था, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था। वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट था, वर्ब बड़ी खुश थी, भाई मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं दुनिया की सबसे खुश वर्ब हूं। फिर कोई बच्चा आया, उसने एक सेंटेंस बनाया, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करता हूं और उसने सेंटेंस बनाया, ही इंजॉयड एट द पार्टी। उसने क्या सेंटेंस बनाया,
ही एंजॉयड एट द पार्टी। अब इस बच्चे ने क्या किया, जिसने सेंटेंस बनाया, वर्ब को कर दिया नाखुश। वर्ब एकदम गुस्सा होके बैठ गई, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये द पार्टी, ये तो तुमने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये प्रेपोजिशन था, तो ये द पार्टी किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को आया गुस्सा कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो उस बच्चे ने क्या किया, वर्ब माते तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें तुम्हारा ऑब्जेक्ट देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या दे दिया बीच में, हिमसेल्फ लगा दिया। वर्ब भी खुश हो गई, वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, दोनों खुश हो गए, स्टोरी वहां एंड हो गई, सेंटेंस सही हो गया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। कोई परेशानी? तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं, एंजॉय का मतलब आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है। रिकनसाइल का मतलब आप रिश्तों को अच्छा कर रहे हो। अडेप्ट का मतलब आप अपने आप को ढाल रहे हो। अम्यूज एंटरटेन कर रहे हो। अवेल किसी चीज को यूज कर रहे हो। एक्विट करना किसी के ऊपर से इंजाम को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। रिजाइन कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, प्रेजेंट, बिजी, इंट्रोड्यूस, कंटेंट, प्राइड, इन सब के आगे अगर इन सारे के सारे शब्दों को आप वर्ब की तरह यूज करते हो तो इन वर्ब को इनका ऑब्जेक्ट प्लीज दे देना। अगर इनका ऑब्जेक्ट नहीं दोगे इन वर्ब्स को तो ये सारी की सारी वर्ब्स बहुत गुस्से में आ जाएंगी और सेंटेंस के अंदर एरर आ जाएगा। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर भी ना क्या करते हैं, अपने फेवरेट वर्ड्स बना लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आता है इस वर्ड का, एंड दैट इज अवेल। एक्विट का मीनिंग होता है अपने आप को फ्री कर देना इंजाम से, या किसी इंसान के ऊपर से इंजाम हटा देना, एक्विट कर देना। एवेंज, रिवेंज, बदला लेना। सबसे ज्यादा एग्जामिनर का जो फेवरेट वर्ड है वो अवेल है। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऐसा सेंटेंस आता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसमें एरर हो जाती है। एरर क्या हो जाती है, अवेल वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहां पे लगाना पड़ता है ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। कुछ बच्चे रट लेते हैं, कभी कभी एग्जामिनर धोखा भी देता है। एग्जामिनर ये सेंटेंस बना के देता है ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा किया। बच्चों को रटा होता है कि अवेल्ड के आगे हिमसेल्फ लगाते हैं, वो इसको गलत बोल देते हैं, जबकि ये सेंटेंस सही होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। रिकनसाइल रिश्ते ठीक करना। आगे बढ़े। अब एक बच्चे का डाउट है, बड़ा प्यारा डाउट है, और वो डाउट क्या है, मतलब मुझे मजा आ गया डाउट पढ़ के। मैम ही इज सुपीरियर टू, अब बताओ आई लगाएं या मी लगाएं, आप ही लोग बता दो भाई क्या लगाओ। ही इज सुपीरियर टू डैश, आई आएगा या मी आएगा। प्रोनाउन के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। प्रोनाउन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रेपोजिशन के बाद आई नहीं आएगा बेटा, इस यही तो गलती कर रहे हो। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ही सुपीरियर टू मी आएगा, आई नहीं आएगा। ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। कोई परेशानी? चलिए क्या ये तीनों सेंटेंसेस ठीक है? तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो और मुझे बताओ सही है या गलत है। शी इंट्रोड्यूस्ड हर फ्रेंड टू द न्यू कलीग्स, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है, वर्ब के आगे अपना ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। ही एडजस्टेड द चेयर टू द राइट हाइट,
वर्ब है, वर्ब के आगे अपना ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। शी रिजाइंड, हर पोजीशन रिजाइंड है, वर्ब के आगे अपना ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस क्या हैं, बिल्कुल सही है, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। चलो अब इसी सेंटेंसेस को मैं ऐसे लिखती, शी इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू कलीग्स, इनका ऑब्जेक्ट गायब कर देती, तो अब क्या ये सेंटेंस सही होते? ही एडजस्टेड टू द राइट हाइट, क्या ये सेंटेंस सही होते? नहीं। अब इन सेंटेंस को ठीक करना पड़ता, कैसे ठीक करते? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, ही एडजस्टेड हिमसेल्फ। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तभी ठीक करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है। समझ आ रहे हैं सभी को कॉन्सेप्ट्स? प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं होती, वो कहते हैं हम अपना काम बिना ऑब्जेक्ट के भी चला लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके आगे कभी भी गलती से भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना होता, कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, हमारे सामने गलती से भी मत लगा देना। क्यों मत लगा देना? क्योंकि वो कहते हैं हम सेल्फ अंडरस्टूड हैं भाई, अगर कोई इंसान नहा रहा है तो खुद ही तो नहा रहा होगा, किसी और को नहलाना होगा तो वो तो ऑब्जेक्ट ऐड कर ही दोगे। अगर कोई इंसान रेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ही है ना वो खुद ही तो रेस्ट कर रहा होगा, किसी और को रेस्ट करवा रहा है तो आप ऐड कर दोगे। अगर वो रुक रहा है तो इसका मतलब है ना खुद ही तो रुक रहा होगा, जरूरत क्या है हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ लगाने की? अगर वो मूव कर रहा है तो खुद ही तो मूव कर रहा होगा, जरूरत क्या है लगाने की? ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्यों इंग्लिश को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तो कोई भी एक्शन आप अपने ऊपर करते हो तो उसके केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। तो एक सेंटेंस आया, ही हिड हिमसेल्फ इन द बैल्कनी, उसने अपने आप को बैल्कनी में छुपा लिया। क्या बकवास सा सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, छुपा है तो खुद को ही तो छुपाया होगा, किसी और को छुपाया होगा तो उसको लिख दो भाई, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हिड इन द बैल्कनी, ही टर्न्ड हिमसेल्फ, और खुद को ही तो टर्न करेगा, ही टर्न्ड आएगा, ही मूव्ड आएगा। कभी भी इन सारी वर्ब्स के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। हिड बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कोई परेशानी? तो इस सेंटेंस को ठीक करो, शी qualified herself for the job, they stopped themselves at the spot। तो क्या आएगा, शी क्वालिफाइड फॉर द जॉब, दे स्टॉप्ड एट द स्पॉट। तो इन वर्ड्स में हम कभी भी क्या नहीं लगाते, कभी भी पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। अब एक वर्ड होता है ड्रेस, ये पहले इसके साथ कॉन्सेप्ट था कि इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते थे। दे ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, मतलब वो पार्टी के लिए तैयार हो गए। लेकिन कभी कभी इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब है नॉर्मली जो हम बोलने वाली इंग्लिश बोलते हैं, उसमें हम ड्रेस्ड के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं, दे ड्रेस्ड देमसेल्व्स फॉर द पार्टी। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में लगा देते हैं, अदरवाइज ड्रेस्ड के आगे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। इसको अलग से स्टार मार्क करके लिख लीजिए।
कोई परेशानी? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सही तो ये है, दिस इज राइट, बट इनफॉर्मल इंग्लिश में कहीं कहीं आपको आर्टिकल्स में, कहीं कहीं पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ भी मिल जाता है। एग्जाम में आएगा तो नहीं लगा होगा, एग्जाम में आएगा तो फॉर्मल इंग्लिश यूज होती है एग्जाम में, इनफॉर्मल इंग्लिश यूज नहीं होती। अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देन प्रपोजिशन नहीं, देन कंजंक्शन है। प्रपोजिशन के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, देन को कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये वैसे हम एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे बट यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कॉन्सेप्ट है ये। तुम्हारा दूर होना, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा फेवर, तुम्हारा एक्सक्यूज, मतलब तुम्हारी माफी, मतलब ये जितने भी शब्द हैं ये अपने से पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं लेते। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि ये जो माई होता है, योर होता है, हर होता है, हिज होता है, देयर होता है, आर होता है, इट्स होता है, ये सारे प्रोनाउंस नहीं होते। ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनका प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? इनका प्रोनाउन फॉर्म होता है माइन, योर्स, हर्स, हिज का हिज ही रहता है, देयर्स, आर्स, ये सब होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। तो क्या है कि इन सारे शब्दों से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते क्योंकि एडजेक्टिव किसी के हक के लिए होता है और ये शब्द कोई हक नहीं दिखाते। पॉजिटिव एडजेक्टिव कब लगाते हैं? जब किसी के साथ किसी का के ऊपर हक होता है, दूर जाने पे, लीव करने पे, नजर पे, एक्सक्यूज पे किसी का कोई हक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इन सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव विद देम। इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन कोई भी नहीं होता है। तो अगर हर फेवर, देयर मेंशन, योर सेपरेशन, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है आई वॉन्ट योर फेवर, होता है, बोलते हो योर फेवर, योर साइट, योर मेंशन, तुम्हारा ख्याल, योर मेंशन, तो नहीं यूज कर सकते ये सारे के सारे वर्ड्स इनके साथ। अगर बोलना है तो कैसे बोलो? हर फेवर मत बोलो, क्या बोलो? आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम हर। क्या लिख सकते हो सेंटेंस? आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम हर। आई वॉन्ट हर फेवर गलत है, हर फेवर फॉर मी गलत है, फेवर फॉर मी। या फिर क्या बोल सकते हो? देयर मेंशन एट द इवेंट गलत है, मेंशन ऑफ देम। योर सेपरेशन गलत है, सेपरेशन फ्रॉम यू। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे समझ में आ रहा है कि मैंने हर क्यों यूज किया, देम क्यों यूज किया, यू क्यों यूज किया? मैंने यहाँ पे शी क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे दे क्यों नहीं लिखा? फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये प्रेपोजिशंस हैं और प्रेपोजिशन के आगे हमेशा और हमेशा प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आप सब्जेक्टिव केस को यूज नहीं कर सकते। एक बच्चे का डाउट है मैम हर्स फेवर लिख सकते हैं क्या? हर्स फेवर तो ग्रामेटिकली गलत है बेटा। हर्स एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, नाउन से पहले नहीं आता।
तो प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, नाउन से पहले कभी भी नहीं आ सकता। तो हर्ष तेवर तो पूरी तरीके से गलत है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स, या समझ में आ रहे हैं? बहुत प्यारा चैप्टर है प्रोनाउन, इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स है ना कि मजा आ जाता है पढ़ने में और पढ़ाने में। तो समझ में आया हर्ष फ्रेंड, हर्ष फेवर क्यों गलत हैं सारे के सारे? क्यों? क्योंकि प्रोनाउन नाउन से जस्ट पहले कभी नहीं आ सकता। नाउन से जस्ट पहले कोई शब्द लगाना है तो वो कौन सा हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। हाँ, 120 रूल्स का ये जो पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स है आपका, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ही तो है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस पूरे की समरी है बस, और कुछ नहीं है। चलो अगले कॉन्सेप्ट पर है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में आपको बहुत बार मिलता है, हमेशा याद रखना, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट मत कर देना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, माई सेल्फ राम, आपने भी बहुत बार अपने इंट्रोडक्शन में बोला होगा माई सेल्फ निमिषा, बोला है कभी ऐसे? बिल्कुल गलत है, किसी हालत में मत लगा देना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह लगा सकते हैं, और वो भी तब लगाते हैं इसको ऑब्जेक्ट की तरफ जब सब्जेक्ट ने कोई एक्शन ऑब्जेक्ट पे किया होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया होता है। अगर एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट में भी नहीं लग सकता। यह भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ते ही पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ तब यूज होता है जब सब्जेक्ट ने कोई वर्ब किया हो ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो, उसी केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज ढोलू, वो भी बिल्कुल गलत बोलते हैं। दिस इज निमिषा, दिस सामान के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। क्या ढोलू कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है। दिस इज ढोलू, माई सेल्फ ढोलू कभी मत यूज करना। तो माई सेल्फ एंड मेरी नहीं आएगा, मेरी एंड आई आएगा। योर सेल्फ एंड सरहा नहीं आएगा, यू एंड सरहा आएगा। 2-3-1, 2-3-1 सीक्वेंस भी फॉलो किया है। 2-3-1 इज पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। चलो इस वाले सेंटेंस में गड़बड़ बताओ क्या है? एवरीथिंग ही अकॉम्प्लिश्ड वॉज फॉर, प्रपोजिशन आ गया भाई, प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस लगता है? प्रपोजिशन के बाद अभी अभी हमने पढ़ा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो लग ही नहीं सकता। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरीथिंग ही अकम्प्लिश वॉज फॉर यू एंड योर फैमिली। अब योरसेल्फ की जगह यू आ गया। अब क्या मैं प्रपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकती हूँ? अब क्वेश्चन क्या आता है कि यहां तो चलो यू आ गया क्योंकि योरसेल्फ नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बट अगर क्या मैं ही का हिमसेल्फ लगा सकती थी? तो लगा सकती थी। अगर प्रपोजिशन है लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ही ने अपने लिए ही किया है, तो प्रपोजिशन है, भले ही वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का है, लेकिन अगर सब्जेक्ट ने कुछ काम ऑब्जेक्ट पे किया है, तो चाहे वो वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट हो, उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग सकता है। एवरीथिंग ही अकम्प्लिश्ड वॉज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो ये भी सही हो सकता था। क्यों? क्योंकि है तो ऑब्जेक्ट ही था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी कि भाई वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा और सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया होना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। समझ आ रहे सभी को? एवरीवन। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आई थिंक विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। नहीं, 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूज ऑफ इट। जो पैराजम्बल्स में मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है एक बार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि इट को कैसे यूज किया जाता है। नहीं आया समझ में? वो बता, यहां देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि सब्जेक्ट ने अपने ऊपर कोई काम किया है। तो जब भी सब्जेक्ट अपने ऊपर कोई काम करता है तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट ने अपने ऊपर कोई भी काम किया तो कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही ने अपने आप को मार लिया, तो सब्जेक्ट ने अपने ऊपर काम किया तो क्या यूज किया? हिमसेल्फ। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, ही बॉट अ बुक, उसने अपने लिए किताब खरीदी। तो ही ने अपने ऊपर काम किया भी, अपने लिए किताब खरीदी, तो यहां पे भी हिमसेल्फ आ सकता था। तो कॉन्सेप्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप वर्ब के बाद भी लगा सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रेपोजिशन के बाद भी लगा सकते हो, दोनों जगह आ सकता है। बट कंडीशन सिर्फ एक है, कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट ने वो काम अपने ऊपर किया होना चाहिए। अब क्लियर है सभी को? चलो अब बात करते हैं यूज ऑफ इट। सबसे पहला जो इट का यूज होता है वो होता है एक प्रोनाउन की तरह। प्रोनाउन का मतलब क्या है? मुझे किसी का जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता, आई डोंट नो द जेंडर, तो मैं वहां पे क्या यूज कर सकती हूँ? इट का यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, मुझे बच्चे का जेंडर नहीं पता, तो मैं इट का यूज कर सकती हूँ। इट क्राइज अ लॉट, बहुत रोता है भाई। कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, तो भी इट का यूज कर सकती हूँ। इट वॉज केप्ट हियर, वो यहां रखा हुआ था। तो जब भी जेंडर ना पता हो या फिर किसी चीज का जेंडर ना हो, मतलब नो जेंडर, कोई जेंडर ही नहीं है, तो उस केस में हम इट का यूज कर सकते हैं। यहां पे इट किसकी तरह यूज हो रहा है? यहां पे जो इट है वो प्रोनाउन है। जब भी हम इट इज लिखते हैं, इट वॉज लिखते हैं या इट हैज लिखते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है? इन तीनों की शॉर्ट फॉर्म को हम ऐसे लिख देते हैं, इट्स। इस इट्स का मतलब क्या होता है? इस इट्स का मतलब होता है इट इज, इट वॉज, इट हैज। दिस साइड सही है, दिस साइड मीन्स इस तरफ। अगला जो यूज होता है इट का वो होता है एक स्यूडो सब्जेक्ट की तरह। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं इट इज रेनिंग, उसी का बता रही हूं, उसी का अगला पार्ट है स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो सब्जेक्ट क्या होता है भाई? कौन सी पहेली है ये स्यूडो सब्जेक्ट? स्यूडो शब्द का मतलब होता है झूठ मूठ का। आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रेनिंग प्रेजेंट है, तो इज, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं? सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, किसी के बारे में बात नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उस केस में क्या लगा देते हैं? झूठ मूठ का सब्जेक्ट लगा देते हैं, और उस झूठ मूठ के सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? स्यूडो सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? इट इज रेनिंग, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इट्स रेनिंग। तो इट को हम कैसे यूज करते हैं? इट को हम स्यूडो सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई परेशानी किसी को भी? दो तरह से इट यूज होता है। पैराजंबल में जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कि पैराजंबल में जब इट स्यूडो सब्जेक्ट हो तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जब इट किसी नाउन का प्रोनाउन हो तो ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। अगर ये स्यूडो सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी नाउन का प्रोनाउन है तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। और कहां कहां इट यूज हो सकता है देखते हैं। समय बताना हो, इट इज 9 o'clock, आप ही लोग मुझे बताओगे कहां पे वो स्यूडो सब्जेक्ट है और कहां पे वो स्यूडो सब्जेक्ट नहीं है। 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इट स्यूडो सब्जेक्ट है या नहीं। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मुझे बताना है कहां कहां इट स्यूडो सब्जेक्ट है।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन. लेट्स सी. इट इज 9 o'clock. स्यूडो सब्जेक्ट है, 9 बज रहे हैं भाई. इट का कोई मीनिंग नहीं है. इट इज रेनिंग हैविली आउटसाइड. स्यूडो सब्जेक्ट है, बारिश हो रही है. इट का कोई रोल नहीं है. इट इज अ लॉन्ग वे टू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट का लंबा रास्ता है. इट का कोई मीनिंग नहीं है, स्यूडो सब्जेक्ट है. शी फाइंड्स इट चैलेंजिंग टू मीट डेडलाइंस. बहुत चैलेंजिंग है डेडलाइंस को मीट करना. इट का कोई रूल नहीं है. दे कंसिडर इट अ प्लेजर वर्किंग विद यू. उनको अच्छा लगता है आपके साथ काम करना. इट का कोई मीनिंग नहीं है, स्यूडो सब्जेक्ट है. द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन. शेल्फ पे जो किताब है वो मेरी. आई बॉट इट यस्टरडे. इट जो है बुक के लिए यूज हुआ है, स्यूडो सब्जेक्ट नहीं है. इट वॉज यू हु इंस्पायर्ड मी टू परस्यू माई ड्रीम्स. इट का कोई रोल नहीं है, स्यूडो सब्जेक्ट है. तो सब में स्यूडो सब्जेक्ट था इट. सिर्फ एक ही जगह स्यूडो सब्जेक्ट नहीं था, जो कि 6, जहां पे इट को बुक के लिए यूज किया गया. कोई परेशानी किसी को? क्या अब आइडेंटिफाई करना आ गया? इस इट का कोई मीनिंग नहीं था. 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 लेकिन इस इट का मीनिंग था बुक. ही बॉट हिमसेल्फ अ बुक. बेटा बिल्कुल सही है मैम. 4 में हर चैलेंजिंग. हर चैलेंजिंग. शी फाइंड्स हर. वो अपने आप को चैलेंजिंग मानती है. उसके लिए चैलेंजिंग क्या है? डेडलाइंस को मीट करना. उसके लिए चैलेंजिंग है डेडलाइंस मीट करना. इट का तो कोई रोल ही नहीं था. लंबा रास्ता है एयरपोर्ट का. इट का तो कोई रोल ही नहीं था. बारिश बाहर हो रही है. इट का कोई रोल ही नहीं था. 9 बज गए. इट का कोई रोल ही नहीं था. तुम थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया. इट का कोई रोल ही नहीं था. उनको तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है. इट का कोई मीनिंग ही नहीं था. शेल्फ पे किताब मेरी है. मैं उसे कल लाया था. किसे कल लाया था? किताब को कल लाया था. मैं किताब को कल खरीद के लाया था. इट का मीनिंग है किताब. क्लियर? चलिए, ऊपर से इट को हम बच्चे के लिए ज्यादातर यूज करते हैं. बेबी को देखो इतना एडोरेबल है. मैं बच्चे को मिली स्टोर में और बच्चा रो रहा था क्योंकि उसको उसका टॉय नहीं मिल रहा था. इट किसके लिए यूज हुआ है? बेबी के लिए. बेबी कितना प्यारा है. बच्चा रो रहा था, बच्चे को उसका टॉय नहीं मिल रहा था. तो इसका मतलब इट यहां पे स्यूडो सब्जेक्ट नहीं है. चल, अब ये बात समझ में आ रही थी. अब एक और चीज समझना. पैराजम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेंटेंस ये होता, इसको मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बना पा रही थी इसलिए मुझे ये वाला सेंटेंस इससे पहले लिखना पड़ा. बाकी सब को मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट बना सकती थी. मैं इसको स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बना पा रही थी क्योंकि इट यहां पे स्यूडो सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे इससे पहले ये लिखना पड़ा. अदरवाइज बाकी जितने भी सेंटेंसेस थे उनसे पहले मुझे कुछ और नहीं लिखना पड़ रहा था इट को लिखने के लिए कि इट क्या है. यहां पे मुझे इट के बारे में पहले नहीं बताना पड़ा. यहां पे मुझे इट के बारे में पहले नहीं बताना पड़ा. इन सब में मुझे इट के बारे में पहले नहीं बताना पड़ा. लेकिन यहां पे मुझे इट के बारे में पहले बताना पड़ा. तो इससे भी क्लियर हो रहा था कि जो इट है वो स्यूडो सब्जेक्ट नहीं है. जहां पे इट के बारे में पहले बताना पड़े वहां पे इट स्यूडो सब्जेक्ट नहीं होता है. यहां पे भी मुझे इट के बारे में पहले बताना पड़ा बेबी. यहां पे भी मुझे इट के बारे में पहले बताना पड़ा चाइल्ड. इसका मतलब यहां पे भी वो स्यूडो सब्जेक्ट नहीं है. क्लियर? दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स और हैं, वो और सीख लो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होता है मैथ्स में ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब क्या है? एक का इंपैक्ट दूसरे पे पड़ता है. तो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं. एक होता है वन अनदर और एक होता है ईच अदर. बस कॉन्सेप्ट छोटा सा ये है कि ईच अदर को 2 लोगों के लिए यूज करते हो और वन अनदर को 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हो. ईच अदर को 2 के लिए यूज करते हो, वन अनदर को 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हो. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. तो जैक एंड जिल 2 लोग थे तो वन अदर नहीं आ सकता, वन अनदर नहीं आ सकता. क्या आएगा? ईच अदर आएगा. टीम मेंबर्स बहुत सारे थे तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 2 के लिए यूज करना है तो ईच अदर यूज करो, 2 से ज्यादा के लिए यूज करना है तो वन अनदर. एक आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ, ये एग्जाम में बहुत बार आता है. अगर वन लिखा हुआ हो, वन को आप एक प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हो
तो हमेशा याद रखो उसके आगे कभी भी हिमसेल्फ, हर सेल्फ वगैरह, योर सेल्फ वगैरह कुछ नहीं यूज करते। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। ये इतनी बार आया है ना एग्जामिनेशन में, इतनी बार आया है कि ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर वन लिखा हुआ है तो देयर वेयर कुछ नहीं यूज होता, वन इंस्टिंक्ट्स। अगर वन है तो कोई भी प्रोनाउन आगे यूज नहीं कर सकते, वन ही यूज करोगे। अगर उसके हक की बात करनी है तो वंस लगा दो, अगर उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करनी है तो वन सेल्फ लगा दो, अगर उसी की बात करनी है तो फिर से वन लिख दो, बट कुछ और यूज नहीं कर सकते, दे, ही, देमसेल्व्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर सकते। क्या प्रोनाउंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? तो यहां पे हमने प्रोनाउंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब हमें लगभग 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो 50 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा भी करने की कोशिश करेंगे, बट ये 50 क्वेश्चंस हमें सारे कंप्लीट करने हैं, जिसको हम अगली क्लास में प्रोनाउंस की करेंगे। अच्छा, सभी को पता है मंडे से आपकी क्लासेस 1.5 घंटे की होने वाली है। तो मंडे से आपकी जो क्लासेस होंगी वो 1 आवर 30 मिनट्स की होंगी, जिसमें 1 घंटे परफेक्शन चलेगा, 30 मिनट्स मंडे और वेंसडे वो कैप चलेगी, ट्यूसडे और थर्सडे एरर चलेगा। ये मैं चेक कर लूंगी, एक बार मैं आपको शेड्यूल बना के दे दूंगी, मुझे शायद याद नहीं आ रहा कौन से दिन वो कैब रखा था मैंने, कौन से दिन एरर रखा था, तो वो मैं आपको बता दूंगी एक बार चेक करने के बाद। ठीक है, एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना, क्लासेस में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या स्कोर्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।